Hello everyone, how are you all? In today's segment, we have Ananya Avasthi. The segment is known as Topper's Talk. And today we are talking to Ananya Avasthi, who is going to be a youth icon and inspiration for millions of youth in near future. ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, इसके पीछे एक रीज़न है कि अनन्या ने अभी जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के रिजल्ट आए हैं उसमें 335th रैंक हासिल किया है। नंबर देख के डरना मत, क्योंकि यूपीएससी में सिलेक्शन लेना ही अपने आप में एक अचीवमेंट है। और उस पर भी आउट ऑफ ट्रेंड, मींस यूपीएससी में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट अनन्या ने लिया था दैट इज लॉ। जी हाँ, लॉ सब्जेक्ट के साथ अनन्या ने यूपीएससी क्रैक किया है। जानेंगे अनन्या की जर्नी के बारे में कि उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई कहाँ से की, डिग्री कैसे ली, कौन कौन से चैलेंजेस उनको रास्ते में फेस करने पड़े और उनसे ओवरकम कैसे वो हुई, और कैसे उन्होंने अपनी सफलता गाथा, ये जो सक्सेस स्टोरी है वो लिखी है। अनन्या, आपका स्वागत है। सर थैंक यू इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। अनन्या, आप अपने बारे में कुछ बताइए। व्हाट इज योर फैमिली बैकग्राउंड, आप कहाँ से आती हैं, घर में कौन कौन है, एजुकेशन का आपके यहाँ माहौल कैसा रहा, कुछ बातें बताइए। सर मेरी मेनली एजुकेशन तो इंदौर से ही हुई है, श्री सत्य साई विद्या विहार से। ओके। और मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और एक बड़े भाई हैं। ओके। मेरे फादर भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, ही इज़ एन आईएएस ऑफिसर। ओके। और अभी वो लेबर कमिश्नर मध्य प्रदेश हैं। ओके। और मेरी मम्मी एक होम मेकर हैं। और मेरे जो बड़े भाई हैं वो एक इंजीनियर हैं, उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की थी और अभी एक स्टार्टअप में काम कर रहे हैं। वाह, तो इसका ये मतलब है कि अनन्या, आप एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आती हैं जहाँ पर में वेल एजुकेटेड लोग हैं। पापा आईएएस ऑफिसर हैं, भाई खुद इंजीनियर है, मींस अ वेल सेटल्ड फैमिली। कई बार जब स्टूडेंट से हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स ये पूछते हैं, सर फैमिली बैकग्राउंड का हमारी स्टडी में क्या इम्पैक्ट होता है। मैं कई बार स्टूडेंट्स से ये कहता रहता हूँ कि फैमिली बैकग्राउंड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता। मीन्स व्हाट कि आप किसी भी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, आपके मम्मी पापा जो कुछ भी करते हों, आप किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं, आप जीवन में जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज इससे हटके हम ये जानना चाहेंगे कि अच्छी फैमिली बैकग्राउंड का क्या इम्पैक्ट हुआ आपकी लाइफ में। सर फैमिली बैकग्राउंड का, जैसा आपने कहा कि किसी की एस्पिरेशंस और सपनों पे उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जी, ये नोट करना आप लोग जो देख रहे हो, है ना, इस बात को अंडरलाइन करना जो अनन्या ने कहा है। जी सर, क्योंकि जब हम यूपीएससी के सिलेक्शंस में जो टॉपर्स देखते हैं वो हर बैकग्राउंड से आते हैं। तो जैसे यूपीएससी बोलते हैं कि यूपीएससी डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। एग्जैक्टली। तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो फैमिली बैकग्राउंड का आपके एस्पिरेशंस और आपके जो ड्रीम्स है उस पर अफेक्ट नहीं होना चाहिए। मगर मेरा फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी सपोर्टिंग रहा है, ये मुझे एक्नॉलेज मैं इस बात का करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि उनके सपोर्ट के कारण जो मुझे माहौल चाहिए था, एक कंफर्ट लेवल चाहिए था पढ़ने के लिए, वो मुझे ज़रूर मिला है। वाओ। सो एक क्वेश्चन का मैं और आंसर पूछना चाहूँगा, हु हैज़ बीन योर इंस्पिरेशन इन दिस जर्नी? सर वैसे तो मेरे पेरेंट्स ही रहे हैं। और अगर प्रोफेशनली देखा जाए, क्योंकि बचपन में मैंने अपने फादर को काम करते हुए देखा, तो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में देखा होगा आपने। जी, तो उनको देखकर मतलब एक जिसे बोलते हैं कि बीज बोना मेरे दिमाग में, वो उनको देखकर हुआ। मैं जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मुझे चीज़ों की थोड़ी और समझ आई। मैंने न्यूज़ में देखा कि यूपीएससी की एग्ज़ाम होती है, इसमें अलग अलग प्रकार की सर्विसेज में आपको अपॉइंट किया जाता है। तो उससे फिर मेरा जो वो इनिशियल थॉट था वो और कंसोलिडेट हुआ। कौन सी एज में यूपीएससी आपकी ड्रीम बनी? व्हाट वाज द एज? सर एज तो नहीं, दिमाग में था क्लास, कहीं ना कौन सी कहीं। क्लास में, स्कूलिंग के टाइम पर या स्कूलिंग के बाद? सर स्कूल में था ये थॉट कि यूपीएससी देना है, मगर उस समय मेरा पहला ये प्रायोरिटी था कि मैं किसी अच्छे कॉलेज में चली जाऊं। ओके। तो मींस स्कूल के टाइम में जो आपने शॉर्ट टर्म गोल रखा था दैट वाज टू जॉइन अ गुड कॉलेज, यस सर। बट कहीं ना कहीं माइंड में था कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है। जी सर। अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप दीजिए कि जब हम सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, ईदर थ्रू यूपीएससी और बाय एनी स्टेट पीएससी और पीसीएस, उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है दैट इज ग्रेजुएशन। जी सर। तो आप सिंपल बीए करके जा सकती थी। आप इंजीनियरिंग जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, उसके आपका स्कूलिंग किससे हुआ वैसे? कॉमर्स, मैथ्स, साइंस? सर मेरा था पीसीएम विद इकोनॉमिक्स। अब देखिए, जो आप पीसीएम से आप थी तो आप एक काम और कर सकती थी कि आप इंजीनियर बनकर जाती। व्हाई लॉ, लीगल फील्ड क्यों चुना आपने?
सर एक्चुअली मेरे कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो ऑलरेडी लॉ कर रहे थे, तो Okay. उनका मैंने देखा कि वो क्या पढ़ते हैं, ओके और उसमें मतलब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन और इन सब से थोड़ा बहुत मेरा परिचय हुआ उनसे बात करते हुए। ओके तो उनसे ही मतलब मुझे लगा कि हाँ, ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें मुझे इंटरेस्ट आ रहा है मोर देन इंजीनियरिंग। तो फिर लॉ मैंने बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसा मैं कहता रहता हूँ, आपको इस बात से समझ में आ रही होगी अनन्या के। और वैसे भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है, उसका बड़ा काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो कहीं ना कहीं लॉ उसको आना ही चाहिए। ऐसा कहा भी जाता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को तो जानना ही चाहिए, देश के आम नागरिक को भी लॉ जानना चाहिए। और अनन्या की बात से ये बात स्पष्ट हुआ कि लॉ इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप जब एलएलबी कर रही थी, ड्यूरिंग योर एलएलबी, व्हिच वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट? सर मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पसंद था। कॉन्स्टिट्यूशन आपको जी सर। पसंद था। और आपने एलएलबी कब कंप्लीट किया और कहाँ से किया, उसके बारे में कुछ बताइए। सर मैं ग्रेजुएट हुई 2017 में। Okay. और मैं ग्रेजुएट हूँ नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल से। ओके। तो यहाँ से किया था मैंने। सो 2017 में आपने एलएलबी किया। आपके माइंड में कभी ये नहीं आया कि आपको जुडिशियल सर्विसेज में जाना चाहिए? सर एक्चुअली जब मैं पढ़ रही थी तो जुडिशियल का मैंने कंसिडरेशन मतलब मैंने दिया था पर्सनली कि क्या मुझे ये करना है। मगर सर मेरा पर्सनली उसमें प्रोसीजरल लॉज होते हैं, वो थोड़ा वीक एरिया है। ओके। और मुझे एरिया ऑफ जॉब मुझे यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा पर्सनल चॉइसेस के हिसाब से। You found yourself more potent towards the administrative services, is it? ये सब मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो इंक्लिनेशन है वो शायद यहाँ ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव है। सर्विसेज में जी ज़्यादा है। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि जब आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी सिविल सर्विसेज की, तो एलएलबी के टाइम पर ही आपके माइंड में था कि मैं ऑप्शनल ये रखूंगी, या आपने जब आफ्टर एलएलबी प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो आपने सोचा कि मुझे लॉ रखना चाहिए? ऑप्शनल लॉ के पीछे रीज़न क्या था? सर क्योंकि मैं 5 साल मैं रेगुलर टच में रही लॉ के, और फिर मैं मूड कोर्ट्स भी करती थी, तो Good. उसमें मतलब मैं जैसे जजमेंट पढ़ना और हम्म। थोड़ा जो नुआंसेस होते हैं उनको पकड़ना, और जो लॉ स्कूल के साथ बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आती हैं। तो सर जो वो कंफर्ट लेवल मेरा 5 साल में लॉ से डेवलप हुआ, वो मुझे लगा कि मैं 1 साल या 2 साल के अंदर कोई नए सब्जेक्ट के साथ नहीं कर पाऊंगी। और अगर मुझे ऐसा कोई सवाल आता है पेपर में जो मैंने शायद जिसके लिए पढ़ा नहीं है, मगर क्या पता मेरी पुरानी मेमोरी से वो उस समय कुछ आ तो आप जाए। लिख ही पाएंगे। जी सर। ओके। सो आपने ये कब डिसाइड किया? द क्वेश्चन वाज दैट कि लॉ आपका ऑप्शनल होगा और आप सिविल सर्विसेज में जाएंगे। आपने कहा एट द टाइम यू वर इन योर स्कूल, आपने एलएलबी परस्यू करने के पहले कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट में ये था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। जी सर। लॉ ऑप्शनल होगा, ये कब डिसाइड हुआ? सर जब आई थिंक 3rd ईयर या 4th ईयर के अराउंड आपने मैंने decide कर सोच लिया लिया था। था। यस सर। एक चीज़ जो बार बार निकल कर आती है, बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लोग हैं, या फिर हम ये कहें कि जो कोचेस हैं या जो मेंटोर्स हैं, दोज हु आर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर सिविल सर्विसेज यूपीएससी, उनका ये ऐसा कहना है कि एट द टाइम व्हेन यू आर चूजिंग और फाइनलाइजिंग योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, यू मस्ट लुक इनटू द ट्रेंड कि जी ट्रेंड सर। क्या चल रहा है। ऐसा लोग कहते हैं। उसका रीज़न है कि यूपीएससी में ट्रेंड चलता है, कुछ सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं, कुछ में चाह कर भी अच्छे मार्क्स नहीं आते जी हैं। सर। तो ये कभी आपके माइंड में आया? इस कितनी सच्चाई है इस बात में? सर ट्रेंड मतलब मैंने कभी इतना फॉलो नहीं किया, क्योंकि मैंने देखा था कि अगर मैं लॉ अच्छे से दूंगी तो कोई भी सब्जेक्ट हो आप उससे क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि वो सब्जेक्ट इसीलिए है क्योंकि बच्चों से चूज करें, वो ऑप्शन इसीलिए दिया गया क्योंकि Exactly. बच्चे चूज करें और फिर उसमें अपीयर हों और फिर आगे बढ़ें। तो ऐसा कोई मतलब ये ट्रेंड और ये सब मतलब मैं पर्सनली इन सब चीज़ों को कभी फॉलो नहीं करती हूँ। ओके। तो अनन्या जो बोल रही है उससे एक बात समझ में ही आती है कि जैसा मैंने समझा अनन्या से कि सब्जेक्ट का सिलेक्शन नहीं होता, स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। और स्टूडेंट जिस भी सब्जेक्ट को पूरे मन से फोकस के साथ प्रिपेयर कर ले, उसमें जी सिलेक्शन सर। ले सकता है। जी सर। इज दैट? जी सर। तो ये बात समझने की जरूरत है आप लोगों को, है ना? जो लोग बार बार ये समझते हैं कि फला सब्जेक्ट से सिलेक्शन होगा, तो सब्जेक्ट का सिलेक्शन नहीं होगा, स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। और हमारे पास लास्ट ईयर भी ऐसे रिजल्ट्स रहे हैं जिसमें से इंदौर के ही नीरज ने केमिस्ट्री से यूपीएससी क्रैक किया, या कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ अंबुल समैया यूपीएससी क्रैक करते हैं। तो कोई ट्रेंड काम नहीं करता। अगर आपके पास एक सब्जेक्ट है जिसको आप ठीक से पढ़ सकते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप उस सब्जेक्ट से यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्रैक कर सकते हैं, जैसा कि हमने समझा। अनन्या, ये तो आपने बताई आपकी जर्नी के बारे में, कुछ चैलेंजेस आए होंगे। देखिए, ऐसा कभी नहीं होता कि एक बहुत अच्छी बात कही गई किसी ने कि नाव जो है, जो क्रूज शिप बोट होते हैं, वो तट पर सुरक्षित होते हैं, सेफ होते हैं, लेकिन जब वो समंदर में जाते हैं तो टाइटैनिक जैसा शिप भी सेफ नहीं था।
तो जब कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, जब कभी आप सोसाइटी के बीच में आते हैं आपकी एजुकेशन के बाद, तो ऐसा होता ही नहीं है कि चैलेंजेस ना आए। जी सर। आपने कौन से चैलेंजेस फेस किए, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। सर चैलेंजेस तो जो मैंने फेस किए वो तो काफ़ी होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला होता है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे स्टेबल कर रहे हैं पूरी जर्नी के समय। और सर क्योंकि मैंने प्रिपरेशन 2017 के मई से की थी और रिजल्ट आया है अगस्त 2020 में, तो हाँ। जर्नी थोड़ी 3 साल से भी ज़्यादा की रही है। हाँ। सर तो बैलेंस करना चीज़ों में, वो मैंने इस जर्नी के थ्रू पेशेंस सीखा। रखना, यस वो सर, बहुत जरूरी पेशेंस एक बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा योग मतलब एक गिफ्ट है जो मुझे इस जर्नी ने दिया है, क्योंकि पहले मैं शायद इतनी पेशेंट नहीं थी जितना मुझे इस जर्नी ने इस पेशेंस एग्जाम में बनाया है। सिखाया है। सर आपने प्री एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे की, नोट्स कैसे बनाए, कुछ प्री एग्जाम के बारे में बताइए। सर मैंने प्री एग्ज़ाम के लिए नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि मेरे मतलब ये मेरा पर्सनल है, सबका अलग-अलग होता है। सर क्योंकि नोट्स से मुझे लगता था कि मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा जाएगा, तो मैं जो बुक पढ़ रही थी उसके साइड में ही स्क्रिबल कर लेती थी, गुड। या गोले बना लेना, बॉक्स बना लेना जो मुझे लगता है कि रेलेवेंट है प्री के हिसाब से। तो वो मैंने प्री में किया था, और सर टेस्ट्स बहुत दिए थे। ओके, तो सो टेस्ट का बड़ा रोल है। यस सर। अगर आप इन्हें एक टॉपिक पढ़ लिया किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आप जुडिशियल सर्विसेज में जा रहे हैं, आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, स्टेट पे या यूनियन लेवल पे, तो मैं भी लगातार ये कहता रहता हूँ, टेस्ट का बड़ा रोल है। उसका रीजन है कि आपने कितना पढ़ लिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता चलना चाहिए कि आप एग्जाम में उसे रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं, और ये रिकॉल कर पा रहे हैं नहीं पता चलेगा टेस्ट के क्वेश्चन पेपर से। और वैसे भी प्री एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, एक के साथ 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो ये तरीका अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आप नोट्स बना सकें तो बेटर है। और जैसा कि अनन्या ने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया कि सबकी अपनी जर्नी होती है, और ये अनन्या ने अपनी जर्नी, अपनी स्टोरी लिखी है, आपको अपनी स्टोरी लिखनी है ना, उसके हीरो आप हैं। तो बस कुछ इंस्पिरेशनल चीज़ों को लेते जाइए, उन चीज़ों को नोट डाउन मत कर लेना जो आपको लेजी बनाता हो। अच्छा, अनन्या मैडम ने नहीं बनाया नोट्स तो अच्छा है, हम भी नहीं बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना। इफ़ यू हैव टाइम प्लीज प्रिपेयर नोट्स एंड गो थ्रू द टॉपिक। लेकिन हाँ, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है, समझना एक बात को, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं, वो लोग जो देख रहे होंगे जो जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप एमपी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको 12 एक्ट पढ़ने हैं, सिर्फ 40 मार्क्स का आपका जीके आएगा, तो आपका सिलेबस बहुत वास्ट नहीं है। अगर हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज की बात करें, उसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं छूटता जिसका नाम आपने सुना हो। मीन्स उसका सिलेबस इतना वास्ट है कि नहीं पता कि उसकी स्टार्टिंग कहाँ हो रही है और एंड कहाँ होगा। तो वहाँ उनका टाइम ठीक है, टाइम सेव करने के लिए उन्होंने जो प्रिपेयर्ड नोट्स थे, बुक्स थे, मैगजीन थे, उसमें पढ़ाई करी है, दैट्स गुड। मेंस के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? सर मेंस में नोट्स का रोल आता है, जैसे आपने कहा, क्योंकि उसमें आपको आंसर्स लिखने हैं और सोचने का इतना टाइम नहीं होता है। हाँ। तो सर मेंस में मैंने अगर लॉ के लिए स्पेसिफिकली हाँ। देखा जाए तो मैंने नोट्स बनाए थे। हाँ। हर सब्जेक्ट के नहीं, मगर जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, हाँ। इनके नोट्स मैंने बनाए थे। वेरी गुड। और सर उसके बाद नोट्स में जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक टिप है कि लॉ में आप केस लॉज पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप एग्जाम्पल से भी अपने आंसर्स को सप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर Exactly. बहुत ज़्यादा लैंडमार्क कोई केस है तो फिर आप उसको साइट कीजिए, नहीं तो नहीं। अगर जैसे आईपीसी है फॉर एग्जांपल, तो आप उस सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स लिख दीजिए, एक इलस्ट्रेशन दे दीजिए, और फिर जो क्वेश्चन की डिमांड है उसे आंसर कीजिए, तो उससे भी काम चल जाएगा। सो अगर आप यूपीएससी ऑप्शनल की बात कर रहे हैं तो आपको केस लॉस पर बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा लैंडमार्क केस है तो आप उससे, तो जैसे आप जीके के लिए अगर आप न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ रहे हैं तो वो जो लैंडमार्क केस है वैसे ही आपके सामने आ ही जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए 2018 में ही बहुत सारे लैंडमार्क केसेस आए हैं, तो आपको कोट करना चाहिए। अदरवाइज डोंट मच बॉदर योरसेल्फ कि आपको ये लैंडमार्क केस पढ़ना है या याद करना है। जैसे अनन्या ने बताया, सेक्शन है, सेक्शन के इंग्रेडिएंट लिख दीजिए और एक एग्जांपल या इलस्ट्रेशन से आप समझा देंगे तो भी इजी हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आप एमपी जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी जजमेंट्स बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले नहीं करते, एडीपीओ में प्ले करेंगे। यूपी पीसीएसजे में आप जा रहे हैं तो जजमेंट्स का बड़ा रोल है। दिल्ली जुडिशरी में जा रहे हैं तो आपको जजमेंट्स पढ़ने ही होंगे। तो बेटर ये है आप ये देखें कि लास्ट कुछ ईयर्स के ट्रेंड क्या रहे हैं पेपर के, और कौन से स्टेट के लिए आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस बात को भी समझ के आपको चलने की जरूरत है। तो ऑप्शनल लॉ जो आपने लिया अनन्या, उसमें कौन से सब्जेक्ट पर आपने ज्यादा फोकस किया है? आपको कौन सा इजी लगता था, कौन सा टफ लगता था, कुछ उसके बारे में बताइए। सर वेटेज तो मैंने सबको इक्वली दिया था, मगर फोकस मैंने कॉन्स्टिट्यूशन वाले एरिया में ज़्यादा दिया था। रीजन क्या था?
सर क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हम पॉलिटी का पार्ट होता है जीएस में भी काम में GS आता में भी है। सर, तो उसमें क्या हो जाता है कि वो एक थिन लाइन हो जाती है, आप लॉ की तरह कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना और जो GS में आप कॉन्स्टिट्यूशन को साइड डिफरेंस है करते दोनों हैं, में। तो आपका आंसर बहुत ज़्यादा नॉन टेक्निकल ना लगे। ओके। तो उसके लिए, और क्योंकि ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही लिविंग जैसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट है, हम हाँ। उसके बहुत रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। हाँ। तो उसमें ये हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा जनरल ना लिखें, थोड़ा लॉ की पर्सपेक्टिव से टेक्निकलिटीज पकड़ें उसके, तो वो सब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पे थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक अटेंशन दिया था। वेरी गुड। तो यूपीएससी मेंस में जब हम जाते हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में लॉ आता है, जी इसमें सर। कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कुछ एलॉबरेट करेंगी आप? ऐसा प्रोसीजरल लॉज नहीं आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आता है। दो पेपर्स होते हैं, तो हम्म। फर्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और इंटरनेशनल लॉ आता है, ठीक है। और सर सेकंड में आते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, IPC, टॉर्ट्स और कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट्स, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, कॉम्पिटिशन लॉ, ये सब आता है। सो सिलेबस क्या है? एग्जाम से पहले मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनी एग्जामिनेशन इज व्हाट, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आपका सिलेबस। कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में सब टॉपिक्स क्या हैं, वो सारी बातें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, फिर ही आप एग्जाम की प्रिपरेशन करें। क्योंकि किसी भी टॉपिक में आप जाते हैं तो क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप बहुत समझ कर चलना। और मुझे उम्मीद है कि जो स्टूडेंट्स यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं ऑप्शनल लॉ से, वो इन बातों को बहुत अच्छे से नोट कर रहे होंगे। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हम सब के लिए इन जनरल बात कर रहे हैं, आप चीज़ों को समझते जाइएगा। नाउ प्री एग्जामिनेशन हो गया, मेंस हो गया, अब आते हैं इंटरव्यू पर। जब कभी इंटरव्यू के लिए हम जाते हैं तो एक्चुअली जो स्टूडेंट्स आज की डेट में प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम के लिए, चाहे वो सिविल सर्विसेज है या जुडिशियल सर्विसेज है, इतना ज़्यादा वास्ट पढ़ाई का सिलेबस है कि स्टूडेंट प्रिपरेशन के टाइम पर अपनी बॉडी लैंग्वेज पर, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर और इंटरव्यू के क्वेश्चंस पर फोकस नहीं कर पाता। और अचानक से प्री और मेंस देने के बाद जैसे इंटरव्यू का टाइम आता है तो अंदर से धड़कन तेज हो जाती है। आपने इंटरव्यू के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, कैसे प्रिपरेशन किया, व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी टुवर्ड्स दैट? सर इंटरव्यू जब हुआ था तो मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात की, मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। तो यूपीएससी स्पेसिफिक अगर मैं बताऊं तो जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसमें आपके जितने भी कीवर्ड्स हैं, जैसे कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, तो मेरा रायपुर था। इन शॉर्ट लोग उसे डैफ कहते हैं, बड़ा चलन में है यूपीएससी में। डैफ क्या है आपका, है ना? तो दैट इज योर बायोडाटा, ऑल अबाउट यू एंड योर जर्नी, अबाउट यू। हाँ सर, तो उसमें जितने भी कीवर्ड्स हैं कि मैं कहाँ मेरा जन्म हुआ, मैं कहाँ से हूँ, उनके बारे में पढ़ना, मेरी जो इंटरेस्ट और हॉबीज़ है उनके बारे में इनसाइड आउट पता होना, तो ये एक टिप होता है। फिर मॉक इंटरव्यूज़ मैंने दिए थे, जिससे जब थर्ड पर्सन आपको देखता है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज वो चेक करते हैं। एग्जैक्टली। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ना, तो हम सोच रहे हैं कि हम अपना बेस्ट दें, क्योंकि आप हर चीज़ को मार्क कर रहे हैं, सिलेबल बाय सिलेबल आप वर्ड्स को मार्क कर रहे हैं, आप हमारी बॉडी लैंग्वेज को मार्क कर रहे हैं। लेकिन जज कौन कर पाता है? थर्ड पर्सन। वो सामने वाला देख के बताता है कि नहीं, ये सही नहीं था, ये सही नहीं था, और उसको करेक्ट करते जाना ही अपने आप को शेप देना होता है, अपने आप को डेवलप करना होता है। कुछ और बताइए इंटरव्यू के बारे में कि आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया वहाँ? सर, मुझसे पहला क्वेश्चन ये पूछा, टाइमिंग क्या था, डेट क्या था, कुछ डिटेल में बताइए। व्हाट वाज योर प्रिपरेशन ऑन द वेरी डे? सुबह आप कैसी नर्वस थी, कुछ बताइए, सो दैट स्टूडेंट्स को उसका फायदा मिले। यस सर। सर, मेरा 21 फरवरी को इंटरव्यू शेड्यूल था, सेकंड हाफ में। तो सर मैं सुबह उठी और मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा उस दिन का, फिर मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, और थोड़ी नर्वसनेस थी, मगर मैंने सोचा कि मैं जितनी नर्वस होंगी मेरी बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट होगा। तो बिल्कुल सही बात है, ये बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट होना नहीं चाहिए, बाकी नर्वसनेस तो होता ही है। यस सर। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब जो होगा देखेंगे। तो मैं वहाँ गई, फिर हमारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हुई, तो वहाँ का जो स्टाफ है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल करा देते हैं आपको, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। मेरा सेकंड स्लॉट में लास्ट थी मैं। किनका बोर्ड था? स्मिता नागराज। ओके। तो उसमें मैं लास्ट थी, तो मेरा इंटरव्यू मतलब अराउंड आई थिंक 4:35 हुआ था। तो मैं गई तो वो दे वर वेरी वार्म एंड दे मेड मी कंफर्टेबल। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यहाँ पर सिविल सर्विसेज में क्यों आ रहे हैं और लॉ में कुछ पहले किया है क्या? That was the first question? Yes. Okay. फिर उसके बाद उन्होंने लॉ से रिलेटेड पूछा कि लीगल पेंडेंसी। ये वही क्वेश्चन है जो मैं पूछ रहा था कि आपने लॉ करने के बाद सिविल सर्विसेज में जाने का क्यों सोचा? Yes, तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो पूछा जाता है, आप इंजीनियर करके यहाँ क्यों आ रहे हैं, आप मेडिकल से क्यों आ रहे हैं। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। प्लीज कंटिन्यू, सॉरी टू इंटरप्ट। नो सर। हाँ।
सर फिर उसके बाद थोड़ा अगर प्रीवियस कोई वर्क एक्सपीरियंस क्यों नहीं लिया, तो फिर मैंने बताया कि मुझे प्रेपरेशन ही करनी थी। ओके उसके बाद सर उन्होंने लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे थे वो था कि पेंडेंसी ऑफ लीगल केसेस इन इंडिया। ओके उसके अलावा उन्होंने बस एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि आप मुझे 5 लैंडमार्क जजमेंट्स बता दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके, तो पढ़ाई होगा आपने 5 जजमेंट। यस सर। कॉन्स्टिट्यूशन के 5 जजमेंट लैंडमार्क बताना इजी है। अगर आपको पूछ लिया जाए कॉन्ट्रैक्ट लॉ के 5 लैंडमार्क जजमेंट बताएं तो शायद प्रॉब्लम हो जाए। हाँ यस प्लीज सर। कंटिन्यू। हाँ सर फिर उसके अलावा उन्होंने मुझे ये पूछा था कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में। ओके, और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम। यस सर। ओके ओके सर उसके अलावा उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि जो कॉन्फ्लिक्ट होती है एग्जीक्यूटिव जुडिशरी और जो व्हिच इज सेपरेशन सुपीरियर। हाँ Okay. उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे। फिर सर अभी मुझे एग्जैक्टली रिकॉल नहीं हो पा रहा है, मगर इंदौर से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे क्लीनेसिटी क्यों है ये। ओके, और उसके अलावा सर मुझे और याद आएगा तो मैं बताऊंगी। कितना देर चला आपका इंटरव्यू? ड्यूरेशन क्या था? सर 25 to 30 मिनट्स। 25 to 30 मिनट्स आपका इंटरव्यू चला। Yes, और sir. उस 30 मिनट्स में कोई एक मोमेंट होगा जो आपको हमेशा याद रहे, वो कौन सा मोमेंट था? कोई क्वेश्चन होगा या आपका कोई आंसर होगा या उनका कोई रिएक्शन होगा, एनी सच थिंग? सर एक चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इंटरव्यू वो मुझसे थोड़ा लाइक इट वाज मोर ऑफ अ कॉन्वर्सेशन रादर देन अ क्वेश्चन आंसर सेशन। ओके So we were discussing about poverty in India, ओके and like the board member was asserting that India has not done a good job or it has failed in combating the problem of poverty in India. तो सर मेरा ये पर्सपेक्टिव था कि yes we are lagging behind, but I won't say that we have failed completely, क्योंकि we are seeing a new rise of the middle class in India. तो फिर वो थोड़ा सा it was more of not I won't मतलब it was more of a discussion rather than a question answer session, तो वो मुझे काफ़ी interesting close लगा था मेरे इंटरव्यू का। मींस यू वर वेरी कंफर्टेबल देयर। Yes sir, eventually I was। Okay. शुरू में शायद मुझे इन द बिगिनिंग थोड़ा सा नर्वसनेस रहा होगा। yes sir, थोड़ा सा था। लेकिन नर्वसनेस जब आप इंटरव्यू में जाए ना, मैं बताऊं आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ये होते हैं कि स्टूडेंट्स में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इंटरव्यू में जब कभी भी कोई भी जाएगा, बिलीव मी, कोई भी whoever the person may be, इंटरव्यू का मतलब ही ये है कि आपके अपने भीतर झांकना, अपने भीतर देखना। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड इनर व्यू। और प्रॉब्लम क्या है पता है? क्योंकि हमने अपने आप से कभी बात नहीं करी, अपने आप को कभी जाना नहीं, तो उस अनजाने का भय होता है, वो नर्वसनेस हमेशा ही रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इवेंचुअली जैसे जैसे इंटरव्यू आगे बढ़ा, अनन्या कूल हो गई, काम हो गई। और सबसे बढ़िया ये था कि इट वाज मोर ऑफ अ डिस्कशन एंड लेस ऑफ एन इंटरव्यू। और अभी तो हमारे पास में मार्क्स नहीं हैं, उम्मीद करते हैं कि अच्छे मार्क्स हों। और अगर ठीक है, इट इज अ जर्नी ऑफ लाइफ। आप अब क्या कर सकते हैं वो आपके हाथ में है, रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं होते हैं। एक और चीज पूछना चाहूंगा अनन्या, हाउ Kautilya Academy was helpful towards your journey and what were the role of faculties, अगर आप कुछ बताना चाहें स्टूडेंट्स को? यस सर। सर मैंने मॉक इंटरव्यूज़ यहाँ से मतलब गाइडेंस लिया था। तो जब इनिशियली जब मैं आई थी तो मैं भी किसी भी स्टूडेंट की तरह, कैंडिडेट की तरह बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं यहाँ मिली जोशी सर से, उन्होंने मुझे जितने भी एक एस्पिरेंट या एक कैंडिडेट से एक्सपेक्टेशंस होती हैं बोर्ड मेंबर की, उन्होंने मुझे 1 घंटा बैठा के आराम से पूरा समझाया। फिर उन्होंने बोला कि आप अपने आप पे काम करना शुरू कीजिए, और उन्होंने फिर मुझे बताया कि आप रोज़ मिरर के सामने न्यूज़पेपर को ज़ोर ज़ोर से पढ़िए, सो दैट आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा और आप कॉन्फिडेंट फील करेंगी। क्योंकि मेरा मीडियम ऑफ इंटरव्यू इंग्लिश था, तो उसमें मैं कॉन्फिडेंट फील करना शुरू कर दूँगी। उसके बाद सर मेरे यहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यूज़ आप लोगों ने शेड्यूल किए, और काफ़ी उससे काफ़ी मैं कंफर्टेबल हुई। मतलब एक एस्टीम्ड पैनल जिनसे मैं अननोन हूँ उनके सामने बात करने के लिए, मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरे मतलब हर छोटी छोटी पॉइंट्स को उन्होंने नोट डाउन किया। तो मॉक इंटरव्यूज़ का ये काफ़ी मुझे मदद मिली थी इससे। लॉ की प्रिपरेशन में कैसे आपको हेल्प मिला? सर आपने मेरा मॉक इंटरव्यू लिया था, तो मुझे याद है मेरा पहला जो लॉ के क्वेश्चंस थे सर ने मुझसे पूछे थे, और मुझे बहुत सारे सवाल थे जो मुझे नहीं याद आ रहे थे और मैं काफ़ी नर्वस हो गई थी। तो सर ने मुझे बोला कि आप नर्वस मत होइए, आप अच्छा बोलती हैं। और फिर बाद में सर ने मुझे स्पेसिफिकली बुला के पर्सनली मुझे मेंटोर किया था कि आप सीआरपीसी के वाले प्रोविजंस पढ़ के जाइए, क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव का मेंबर बनना चाहती हैं, एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ द स्टेट का मेंबर बनना चाहती हैं। तो सर आपने बहुत नुआंसेस मुझे बताए थे। उसके बाद मुझे भी एक कॉन्फिडेंस आया, और फिर उसके बाद मैंने उन सब चीज़ों पे काम किया जो भी आपने ये सारी चीजें हेल्पफुल रही?
यस सर, काफ़ी रही। इनफैक्ट मैं एक क्वेश्चन बताना भूल गई, मुझसे इंटरव्यू में यहाँ पे पूछा गया था कि जो हैदराबाद एनकाउंटर्स हुए थे, हम्म, तो आपका उस पे क्या व्यू पॉइंट है? तो हम्म, वो भी क्वेश्चन था जो वहाँ पूछा गया था। यस। गुड। सो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आप यूपीएससी की तैयारी सिविल सर्विसेज की करना स्टार्ट करें, और हमने प्री से लेके इंटरव्यू तक की बात की। कुछ और अगर आप जानना पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए, और हम कोशिश करेंगे कि अगर आप ये अनन्या से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो तो हम अनन्या से क्वेश्चन लेकर आपके लिए पोस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। एक लास्ट क्वेश्चन अनन्या मैं आपसे पूछना जी सर। चाहूँगा, जो कोई भी स्टूडेंट किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहा हो, जी सर। whether the person is preparing for civil services UPSC or judiciary, or the person wants to become whatever in his or her life, कोई ऐसी बात आप उनको बताइए जो उनके लिए आज इस पूरे सेशन का की पॉइंट हो, जो अपने साथ वो घर लेकर जाएं मोटिवेशन के साथ में। कुछ ऐसी बात आप करना चाहें? सर एक चीज़ जो मैंने दैट इज सीखी- सक्सेस मंत्रा। यस प्लीज। यस सर। सर मुझे ऐसा लगता है कि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क इम्पॉर्टेंट है, और स्मार्ट वर्क के साथ आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो यस, सर उस चीज़ को, क्योंकि फ्यूचर में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, मेरे 2 मंत्र थे कि वन डे एट अ टाइम, एक दिन को उसी तरह जियो, जो आपके टारगेट्स हैं उस दिन को फिनिश Very good. करो। तो वो एक होता है जिससे आप आगे का नहीं सोचते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं तो यहीं रह गई हूँ या रह गया हूँ। तो वो होता है। और सर मैंने एक चीज़ सीखी है कि आई प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, कि जो भी है मेरी लाइफ में मैं उसके लिए ग्रेटफुल फील करूँ। सर तो उससे आप काफ़ी खुश फील करते हैं, और फिर आपकी वो पढ़ाई में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो अनन्या ने जो बढ़िया बातें बताई, इसको मैं सम अप कर दूं। अनन्या ने कहा कि लिव इन द मोमेंट एंड बी ग्रेटफुल। ये दो चीजें अगर आप अपने जीवन में उतार लें, फिर जो कुछ भी आप करने जा रहे हैं उसमें सफलता तक आपको नहीं जाना पड़ेगा, सक्सेस विल कम टू यू। अनन्या, आपको उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो लोग हमें देख रहे होंगे, इन सब की शुभकामनाएं भी आप तक पहुंचेंगी। आप लाइफ में वो हर कुछ अचीव करें जिसके बारे में आपने सोचा है और जो आप करना चाहती हैं। और इंडिया एज ए नेशन, इसको चाहिए ऐसे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जिनका विजन क्लियर है, जो कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं, और जो युवा हैं। और अनन्या, आप में हम ऐसे ही एक यूथ को देखते हैं जिसका नाम आने वाले टाइम पर हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ेंगे, न्यूज़ में देखेंगे। और मैंने जैसा शुरुआत में कहा था, यू आर गोइंग टू बिकम इंस्पिरेशन फॉर मिलियंस ऑफ यूथ। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम। जुड़े रहिए और देखते रहिए टॉपर स्टॉक।